साथ मनोज सक्सेना। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बिहार में बढ़ रही हलचल की। दरअसल बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले हलचल तेज हो गई है। नीतीश कुमार विधानसभा पहुंच चुके हैं। एनडीए के विधायकों ने सीएम नीतीश का स्वागत भी किया। तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा पहुंचे हैं। अपडेट अपने दर्शकों को दे दें कि तेजस्वी के साथ तेज प्रताप भी विधानसभा पहुंच चुके हैं। जीतन राम मांझी भी विधानसभा पहुंचे हैं। थोड़ी देर बाद विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। जेडीयू ने बहुमत पेश करने का दावा किया है। जेडीयू ने 128 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। देखिए, नंबर गेम का दोनों ही खेमे लगातार दावा कर रहे हैं, लेकिन आंकड़ों में किसके दम है, यही बहुत बड़ा सवाल है। और देखिए, लगातार हलचल तेज होते ही नीतीश कुमार को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, पहुंच चुके हैं विधानसभा। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव भी पहुंचे हैं। और अपने दर्शकों को बता दें कि आज फ्लोर टेस्ट होना है, बड़ी अग्नि परीक्षा नीतीश सरकार की। लेकिन उससे पहले हलचल तेज हो गई है। विधानसभा पहुंच चुके नीतीश कुमार का एनडीए के विधायकों ने स्वागत भी किया है और वो अभिवादन स्वीकार करते हुए, जाहिर तौर पर आज खास दिन है, चूंकि खेला होगा ये दावा किया जा रहा था विपक्षी खेमे की तरफ से। तेजस्वी यादव बिहार पहुंच चुके हैं। विधानसभा की तस्वीरें आपके सामने। बिहार विधानसभा पहुंचे तेजस्वी यादव, तेज प्रताप भी उनके साथ हैं। इसके साथ साथ जीतन राम मांझी भी विधानसभा पहुंचे हैं। थोड़ी देर बाद विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी और कार्रवाई शुरू होते ही स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी। जेडीयू ने बहुमत पेश करने का दावा किया है और यह दावा कि 128 विधायकों के समर्थन उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो बिहार में एनडीए की सरकार रहेगी या नहीं, इसका फैसला आज विधानसभा में होने वाला है। एनडीए सरकार गठन में 15वें दिन सीएम नीतीश कुमार सदन में विश्वास मत पेश करेंगे। इसके बाद पक्ष और विरोध में विधायक वोटिंग करेंगे। स्पीकर के संबोधन के साथ विधानसभा के बजट सत्र की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू होगी। अब से 1 मिनट बाद देखिए सदन की कार्रवाई शुरू होगी। इससे पहले सभी जेडीयू और आरजेडी ने अपने विधायकों की घेराबंदी लगातार तेज कर दी। होटल चाणक्य में जेडीयू के विधायक रुके हुए हैं, तो वहीं तेजस्वी के घर पर आरजेडी के विधायक रुके हुए हैं। होटल पॉलिटिक्स हो या फिर तेजस्वी यादव के बड़े दावे, इसने और भी सस्पेंस बढ़ा दिया है और भी हलचल तेज कर दी है। तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं विधानसभा के बाहर की। ये वही जगह है जहां पर फ्लोर टेस्ट होना है नीतीश सरकार की बड़ी अग्नि परीक्षा। 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी और इसके साथ ही सबसे पहले स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया और फ्लोर टेस्ट में किसकी जीत किसकी हार कुछ ही क्षणों बाद ये क्लियर हो जाएगा। तो विधानसभा के बजट सत्र की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू होगी। 11 बज गए हैं और देखिए सदन की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। निष्पक्ष रूप से सभी विधायक एकजुट हैं। जो खेला होना है या ना होना है उधरे से होना है। इधर से जो भी जिस रूप में मूल स्वरूप में महागठबंधन था उसका 100% विधायक इंटैक्ट। इसमें कहीं कुछ नहीं है। इसके घर पे पुलिस रात में गई थी। चेतन के भाई ने कहा कि वो लापता किडनैप हो गए। ये संभव है? अपने ही दल का विधायक को कोई किडनैप करता है? मतलब क्या जदयू के थे, भाजपा के थे? मान लीजिए कोई आदमी अपने दल के विधायक के साथ मीटिंग नहीं करेगा। आज किसके सिंबल पर जीते हुए हैं? अच्छा, आप हैदराबाद नहीं गए? हैदराबाद देखिए, ये सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय देने वाले लोग हम लोग हैं। में और दावा यही किया जा रहा है कि हमारे संपर्क में है नीतीश खेमे का दावा है कि विधायक उनके साथ हैं। चलिए आपको सीधे सदन में लिए चलते हैं। माननीय सदस्यगण, अब राष्ट्रगान होगा। कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। विधानसभा के अध्यक्ष को आप सुन रहे थे। अब ये राष्ट्रगान के साथ सदन की कार्रवाई शुरू होगी और फ्लोर टेस्ट कुछ ही देर बाद शुरू होगा, लेकिन उससे पहले स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया भी शुरू होनी है। तो आज महत्वपूर्ण दिन विधानसभा पर सभी की निगाह टिकी हुई है, चूंकि यही वो जगह है जहां पर नीतीश सरकार की अग्नि परीक्षा होनी है। खेला हो गया ये दावा किया जा रहा है और ऐसे में 128 विधायकों के समर्थन का जो दावा नीतीश सरकार कर रही है, अब किसकी जीत किसकी हार कुछ ही देर में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि दोनों खेमे ये दावा कर रहे हैं कि नंबर गेम उनके साथ है। यानी कि जो बहुमत का जादुई आंकड़ा है आखिरकार किसके साथ होने वाला है ये अब से कुछ ही देर में। और ऐसे में
पूरे देश की निगाह आज बिहार की विधानसभा पर टिकी हुई है। देखिए तस्वीरें आपको अंदर की दिखा रहे हैं, सदन के अंदर की, जहां पर राष्ट्रगान के साथ सदन की कार्रवाई शुरू हो रही है और इसके बाद यहां पर फ्लोर टेस्ट यानी कि नीतीश सरकार की अग्नि परीक्षा। तेजस्वी यादव को भी आप देख रहे हैं हाथ हिलाकर अपने समर्थकों का अभिवादन करते हुए जब वो जा रहे थे सदन के अंदर, चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण आज हो जाता है कि किसका खेला होने वाला है। तेज प्रताप उनके भाई भी तेजस्वी यादव के साथ नजर आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि 2 एमएलए गायब हैं। हालांकि दोनों खेमे ये दावा कर रहे हैं कि जो 2 गायब एमएलए हैं वो उनके साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश सरकार का दावा है कि उनके साथ हमारी, आपने सुना वहां पे तमाम जो विधायक थे उनका कहना है कि हमारे ही खेमे के कैसे गायब हो सकते हैं, हमारे संपर्क में है। चलिए आपको एक बार फिर बिहार विधानसभा लिए चलते हैं। आपका स्वागत है। इसमें कुल 11 बैठकें होगी। चूंकि यह बजट सत्र है इसलिए इसमें बजट को पारित करना सदन का महत्वपूर्ण कार्य है। इस सत्र में सरकार के सदन के प्रति विश्वास मत प्राप्त किए जाने पर विचार होगा। साथ ही सदन के अध्यक्ष के प्रति अविश्वास के संकल्प पर विचार होगा। इसके अलावा वर्ष का प्रथम सत्र होने की स्थिति में महामहिम राज्यपाल का भी भाषण भी होगा। माननीय सदस्यगण, यह संसदीय व्यवस्था की खूबसूरती है कि यहाँ हर तरह के गंभीर विषय आपसी विचार विमर्श से सुलझाए जाते हैं। मेरा आप सबों से आग्रह है कि इस पूरे सत्र में आप अपनी उपस्थिति बनाए रखें और राज्य की जनता के हितों के लिए अपने दायित्वों का निर्वहन करें। राज्यपाल से प्राप्त संदेश। माननीय सदस्यगण, बिहार के राज्यपाल महोदय ने निम्न संदेश प्राप्त हुआ है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 176 खंड 1 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं राजेंद्र विश्वास आलेकर, बिहार का राज्यपाल, एतद द्वारा एक साथ समवेत बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों को दिनांक 12 फरवरी 2024 को 11:30 बजे पूर्वाह्न में संबोधित करना चाहता हूं और बिहार विधान मंडल के विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल पटना में सदस्यों की उपस्थिति चाहता हूं। राजेंद्र विश्वास आलेकर, राज्यपाल बिहार, पटना, दिनांक 1/2/2024। माननीय सदस्यगण, अब से कुछ देर बाद यानी 11:30 बजे दोनों सदनों के सदस्यों के सहसम्मेत उपस्थिति में महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल में होगा। महामहिम राज्यपाल महोदय का स्वागत करने और उन्हें सेंट्रल हॉल तक लाने के लिए मैं विस्तारित भवन के मुख्य प्रवेश द्वार पर जाऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग भी इस हेतु निर्धारित स्थल पर आएंगे। इस बीच आप सभी माननीय सदस्य चलकर सेंट्रल हॉल में अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की समाप्ति के पश्चात पुनः इस समावेश में आज के निर्धारित शेष कार्य होंगे। अतः आप सभी माननीय सदस्यगण अभिभाषण समाप्त होने के तत्काल बाद सेंट्रल हॉल से आकर इस सदन में अपना अपना स्थान पुनः ग्रहण कर लेंगे। अब आगे की कार्रवाई सेंट्रल हॉल में होगी। चला जाए वहां। अब चल रहा है, हम कहाँ साथ छोड़ने वाले। हॉल में जाते हुए तमाम विधायक और आपने सुना स्पीकर को, उनका कहना है कि राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र की कार्रवाई की शुरुआत होगी और यहां पर वापस फिर सदन के अंदर आना है जहां पर फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया भी करनी है। चूंकि बिहार में शक्ति परीक्षण की घड़ी आ गई है, लेकिन देखिए इससे पहले जेडीयू और बीजेपी के कई विधायक गायब हैं और जीतन राम मांझी के बारे में भी जानकारी मिल रही है कि आउट ऑफ कनेक्ट है वो। ऐसे में बिहार में तेजी से नंबर गेम बदल रहा है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा था कि अभी खेला बाकी है, ऐसे में सस्पेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है और पिछली रात से जो परिस्थितियां बदली हैं, ऐसे में हलचल यहां पर तेज हो गई है। अब बहुमत साबित करना है नीतीश सरकार को
देखना होगा क्या अब वाकई उनके साथ जो 128 विधायकों का आंकड़ा वो दे रहे हैं, विधायक उनके साथ हैं या नहीं। बहरहाल इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। कतर में 8 भारतीय पर जासूसी का आरोप था। कतर के फैसले का भारत सरकार ने स्वागत किया और कतर के हिरासत से सभी 8 भारतीय रिहा कर दिए गए। 8 भारतीयों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। पीएम मोदी और कतर अमीर की मुलाकात के बाद यह बड़ी राहत की खबर मिली। 1 दिसंबर को दुबई शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को उठाया था। पीएम मोदी ने पूर्व नैतिकों की जो 9 सैनिक थे उनकी सजा को कम करने का मुद्दा उठाया था। दोपहर 3 बजे विदेश मंत्रालय इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगा। तो कतर ने सभी 8 भारतीयों को रिहा कर दिया है। 8 में 7 भारतीय भारत वापस लौट भी आए हैं। भारतीय नागरिकों की रिहाई पर भारत सरकार ने कतर सरकार को सराहा। 26 अक्टूबर 2023 को आपको बता दें कि कतर में कथित तौर पर जासूसी के आरोप में इन 8 भारतीयों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। दुबई में कतर के शासक अमीर शेख तमीम से मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच ये द्विपक्षीय बातचीत हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की थी और देखिए उनकी अगुवाई में भारत सरकार ने एक बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल की है, क्योंकि 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक जो कर्मी थे उनको सोमवार को कतर ने रिहा कर दिया। कथित तौर पर जासूसी के आरोप में इन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी। तो कतर के हिरासत से सभी 8 भारतीय जो कि भारतीय नौसैनिक कार्मिक हैं, बड़े अधिकारी हैं, उन्हें रिहा कर दिया गया है। इनमें से सभी जो भारतीय नौसैनिक थे वो वापस भी आ गए हैं और जाहिर तौर पर इसे बड़ी भारत की कूटनीतिक जीत कहा जा रहा है, क्योंकि इन सभी 8 भारतीयों को जासूसी के आरोप में मौत की सजा कतर में सुनाई गई थी। लेकिन द्विपक्षीय बातचीत दोनों सरकारों के बीच हुई और देखिए किस तरीके से एक बार फिर भारत का डंका यहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखा है। एक बड़ी कूटनीतिक जीत इसे कही जा सकती है। कतर से अब सभी 8 भारतीयों को रिहा कर दिया गया है। 7 अफसर भारत भी लौट आए हैं। ये एक बड़ी जीत कही जा सकती है, कूटनीतिक जीत ये भारत की रही। Almost 18 months to be back in India. We're extremely grateful to the Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji. It certainly wouldn't have been possible without his personal intervention and that equation with the Emir of Qatar. I think we are grateful to the Government of India, the bottom of our heart, for the every effort that has been made, and this day wouldn't have been possible without it. Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't have been. आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सीलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। ये तमाम भारतीयों को आप सुन रहे हैं जो वापस लौट आए हैं और भारत सरकार का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दे रहे हैं। कतर से 8 भारतीयों की वापसी हो चुकी है। एनएसए डोभाल ने इस पूरे मामले में अहम भूमिका निभाई है। पीएम मोदी की कूटनीति से उनकी रिहाई सुरक्षित हो पाई। कतर ने भारत के साथ संबंधों का भी ध्यान रखा। भारत के साथ एक अमेरिकी, एक रूसी बंदी को भी रिहाई मिली है। तो ये एक जाहिर तौर पर आपने खुद उन तमाम भारतीय नौसैनिकों को सुना, अधिकारी को सुना जिनकी रिहाई अब संभव हो पाई है। उनका कहना है कि इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धन्यवाद के पात्र हैं, जो कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन यानी कि उनके हस्तक्षेप की वजह से, उनकी बातचीत की वजह से ही आज हम सुरक्षित वापस अपने वतन लौट पाए हैं। अपने दर्शकों को बता दें कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मामले में हस्तक्षेप किया था और बातचीत की थी। द्विपक्षीय बातचीत का नतीजा देखिए निकला कि कतर कन्विंस हो पाया और इन 8 भारतीयों को जिनको मौत की सजा सुना दी गई थी जासूसी के आरोप में, उन्हें रिहा कर दिया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत सरकार ने एक बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल की है, क्योंकि उन 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक कर्मियों को सोमवार को कतर ने रिहा किया है, जिन्हें आप सुन भी रहे थे। कथित तौर पर जासूसी के आरोप में इन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी। इससे पहले नई दिल्ली के राजनयिक हस्तक्षेप के बाद दोहा ने भारतीय नागरिकों की मौत की सजा को कम करने के साथ जेल कैद में बदल दिया गया था और 7
इनमें से जो भारतीय हैं आज सुबह वो लौटे हैं। भारत ने कतर की अदालत के जरिए 8 भारतीय नागरिकों को रिहा किए जाने का फैसले का स्वागत भी किया। खाड़ी देश की अदालत की तरफ से जब मौत की सजा का ऐलान किया गया था तो भारत ने अपने कूटनीतिक चतुराई पेश करते हुए इसके खिलाफ अपील की थी और इसका फायदा भी देखने को मिला। भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी के ऊपर पूरे विश्व की निगाह है। पूरा विश्व उनका सम्मान करता है और उनकी बात को गंभीरता से लेता है। और जितनी माननीय मोदी जी की प्रशंसा की जाए उतनी कम है, क्योंकि उन्होंने अधिकांश देशों को अपने विश्वास में लिया है। और इसी का परिणाम है कि कतर में जिन भारतीयों को मौत की सजा सुनाई गई थी उनको अधिकांश को वहां की अदालत ने या राष्ट्राध्यक्ष ने दोष मुक्त कर दिया है और वो आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। इसलिए माननीय मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। एक बार फिर ये देश में सिद्ध हुआ है कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। दुनिया के किसी भी देश में अगर कोई भारतीय संकट में है तो भारत की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसके साथ खड़ी है। कतर में जिन भारतीयों को गिरफ्तार किया गया था और जो बड़े कानूनी पचड़े में फंस गए थे, भारत सरकार के दबाव के कारण, नरेंद्र मोदी जी की कूटनीति के कारण से उन सबको रिहा करने का आदेश, ये मजबूत भारत की एक पहचान है। मोदी है, सब कुछ मुमकिन है। अब कोई भारतीय दुनिया के किसी कोने में असुरक्षित नहीं। इस बात ने फिर एक बार इस बात को सिद्ध किया है। एक बार ये फिर सिद्ध हो गया कि दुनिया का नेतृत्व दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के हाथ में है। कतर के अंदर वो सैनिक जिनको वहां के प्रशासन ने मौत की सजा सुनाई थी, मौत के मुंह से मोदी जी की अपील पर लौट कर आए, आज स्वदेश धरती पर आ गए। मैं समझता हूं कि ये चमक और धमक दुनिया की राजनीति में हमारे हिंदुस्तान की है। कोटि कोटि धन्यवाद आदरणीय मोदी जी, आपके इस प्रयास से आज पूरा भारत हर्षित है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी नेता ये दावा करते हुए मोदी है तो मुमकिन है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। गंगापुर सिटी से अगली खबर, जहां पर बावनबास तहसील के रामनगर धोसी में 7वें दिन भी बोरवेल में गिरी महिला के शव को अब तक बाहर नहीं निकाला जा सका है। पिछले 6 दिनों से महिला का शव निकालने में जुटी है एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम भी वहां पर है, लेकिन इन टीमों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऑपरेशन के 2 प्रयास विफल होने के बाद अब तीसरे प्रयास के लिए अजमेर से पायनियर मशीन मंगवाई गई। इस मशीन ने जैसे ही मेन बोरवेल के समांतर 100 फीट गहरा बोरवेल खोदना शुरू किया तो प्रेशर से 3 बार पाइप फट गया। अब टीम ने 100 फीट की गहराई में जाकर सुरंग बनाना शुरू किया, लेकिन अभी भी ऑपरेशन में कई चुनौतियां हैं। अब गड्ढे से बोरवेल तक 4 फीट लंबी और 2.5 फीट चौड़ी सुरंग बनाई जा रही है, लेकिन गड्ढे में पानी आने से सुरंग बनाने और शव निकालने में परेशानी आ रही है। चलिए बढ़ते आगे। दौसा जिले के सिकंदरा थाने में दर्ज रेप के मामले में 1 महीने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से परेशान रेप पीड़िता आज पानी की टंकी पर चढ़ गई और करीब 3 घंटे तक पानी की टंकी पर प्रदर्शन किया। पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच प्रदर्शनकारी रेप पीड़िता को टंकी से जबरन उतारा। उधर पुलिस ने रेप पीड़िता को आश्वासन दिया है कि मामले की जांच अब अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शंकर लाल मीणा कर रहे हैं। जल्द ही मामले में हम गिरफ्तारी भी करेंगे। पुलिस ने पानी की टंकी से महिला को उतारकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महिला अपराध और अनुसंधान सेल के कार्यालय में भिजवाया है, जहां पीड़िता के बयान भी दर्ज किए जाएंगे। और एक बार फिर कतर से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर अपने दर्शकों को बता दें कि कतर से 8 भारतीय के सकुशल लौटने के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान बार बार दिखाया है कि वो सिर्फ पीएम नहीं, वो प्रधान सेवक और रक्षक हैं। भले ही वो यूक्रेन युद्ध के दौरान ही क्यों ना हो, जब भारतीय छात्रों को सुरक्षित वापस लाया गया, या पिछले 10 सालों में ऐसे कई घटनाएं हुई हैं जिसमें हर एक भारतीय को सुरक्षित वापस लाने की जिम्मेदारी पीएम ने निभाई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुर में 2500 करोड़ की 17 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहने वाले हैं। लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन उदयपुर के डबोक के पास होना है, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह, कैलाश चौधरी, डिप्टी सीएम दिया कुमारी मौजूद रहेंगी। करीब 11:30 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर से उदयपुर के लिए रवाना होंगे। उदयपुर के एयरपोर्ट से सर परमवत सिंघानिया यूनिवर्सिटी में भी जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद रूपी मैदान से विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज उदयपुर के दौरे पर आ रहे हैं। बड़ी सौगात उदयपुर के लोगों के लिए 2500 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास आज केंद्रीय मंत्री करेंगे। और देखिए, नितिन गडकरी के लिए कहा जाता है कि उनके विभाग ने हमेशा बेहतरीन काम किया है और खासतौर पर मोदी सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस रहा है। इस बार भी आपने बजट में देखा तो किस तरीके से अब आगे काम को बढ़ाना है। लिहाजा खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उदयपुर पहुंचकर ये जो शिलान्यास करने वाले हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स का, ये उदयपुर के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और उदयपुर चूंकि टूरिस्ट सिटी रही है, ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर कहीं ना कहीं अब टूरिज्म को नए आयाम देने पर फोकस रहेगा। बढ़ते आगे, बात अब जाट आरक्षण की करते हैं। जयपुर, भरतपुर, धौलपुर जाट आरक्षण मामले को लेकर दिल्ली में आज होने वाली जो बैठक थी वो स्थगित हो गई है। आरक्षण मामले को लेकर कल दिल्ली में बैठक प्रस्तावित है। ओबीसी आयोग में कल दोपहर 2 बजे बैठक प्रस्तावित है। बता दें कि जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी का भी बैठक में जाने का कार्यक्रम है। बीते दिनों हुए समझौते के मुताबिक दिल्ली में वार्ता होनी है। कोटा ग्रामीण इलाके में एक पुलिस चौकी के अंदर खुदकुशी का मामला सामने आया है।